नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित कथाकार उर्मिला शिरीष जी की कहानी डोर। तो आइए सुनते हैं कहानी। ममा, मैं सोनू बोल रही हूँ। सुन रही हो ना? मैं यहाँ आ गई हूँ फ्रीमोंट में। मकान बदल लिया है। हाँ हाँ, सब ठीक है, चिंता मत करना। बेटू ठीक है। हाँ, राकेश भी। ममा, आप और पापा ठीक तो हैं? बहुत याद आ रही थी आप लोगों की। पर कहते कहते सोनू का गला भर आया, जैसे हल्की सी बदली गड़गड़ाई हो। सिसकियां रोक लीं, वरना माँ को लगेगा कि परदेश में रहकर बेटी परेशान है। माँ का माथा ठनका। जरूर कोई बात होगी, वरना उसकी आवाज में हमेशा की तरह हवा के झोंके सा उछाह क्यों नहीं है? सोनू, ठीक तो हो? कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं मम्मा, नहीं। अच्छा, पत्र लिखूंगी, उसमें मेरा नया पता होगा। अपना ख्याल रखना। बाय मम्मा, बाय। माँ से बाय नहीं कहा गया। आंखों से बहती अश्रुधारा। फोन पर रुक रुक कर आती सोनू की आवाज उनकी छाती में घायल चिड़िया की तरह फुदक रही थी। सोनू कोई बात छुपा रही थी। वे भी तो कितनी बातें छुपा जाती हैं बेटी से, कि पापा 2 बार एडमिट हो चुके हैं और बड़ा भाई एक बार भी देखने नहीं आया था, कि वे ऑफिस के इसी कमरे में रहने लगी हैं। इतनी दूर से सोनू तो आने से रही, फिर व्यर्थ चिंता में डालने से क्या फायदा? वे बाहर निकल आईं। आसमान डूबती संध्या के रंग में रंगा था। पखेरू लौट रहे थे। सोनू ने मकान क्यों बदला? राकेश ने बात क्यों नहीं की? राकेश के बारे में पूछने पर वह चुप क्यों साध गई थी? उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं काले धुएं की तरह फैलने लगीं। मन किया फोन लगाकर पूछ लें। यद्यपि यहां से फोन लगाना महंगा पड़ता है, पर इस समय बात पैसे की नहीं थी, सोनू की स्थिति की थी। डायरी में लिखा नंबर पुराना था। नए घर का फोन नंबर उसने दिया नहीं था। पता नहीं कितनी देर तक वे डायरी के पन्ने पलटती रहीं। उन्होंने तो कभी नहीं चाहा था कि सोनू अपना देश छोड़कर जाए। बस इतनी सी कामना थी कि सीधा सच्चा खाता पीता परिवार मिल जाए, जहां सोनू सुख से रहे। मगर बेटों की जिद के सामने उनकी एक न चली थी। लड़का इंजीनियर था, परिवार यहीं था। लड़का बहन की शादी में आया था। यह रिश्ता आनन फानन में तय हो गया था। सगाई और शादी एक हफ्ते में। सारा जीपीएफ निकाल लिया था। मकान गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया था। हर एक मांग बिना संदेह के पूर्ण की थी। बाद में सोनू ने बताया था कि उसको चढ़ाया गया जेवर सास ने यह कहकर अपने पास रख लिया था कि विदेश में कौन सोना पहनता है। आखिर बात क्या है? वे बेचैन हो उठी। कई दिनों से उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। लीवर में सूजन, दर्द, कहीं भी जाने में असमर्थ पा रही थी। मम्मा, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं बाहर जाऊं या विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करूं। आप लोगों का सारा पैसा खर्च हो गया। बुढ़ापे में कौन आपका साथ देगा? राकेश कहता है कि मुझे ठीक से अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। मैंने कहा भी कि तुम्हें बता दिया गया था कि मैं अंग्रेजी विषय लेकर पढ़ी हूं, कॉन्वेंट में नहीं। कहता है तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे प्यार करने की इच्छा नहीं होती। क्यों मम्मा, क्यों? क्यों मेरा अपमान करवाया है आप लोगों ने? पापा का पद और पैसा देखकर झूम गए होंगे। सोच रहे थे खूब पैसा होगा, पर और आप लोगों को भी विदेशी दामाद का आकर्षण था मम्मा। उन्हें लगा सोनू सामने खड़ी सवाल कर रही है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर धीरे धीरे सब अपनी दुनिया में व्यस्त होते गए थे। सोनू भी वहां सबसे अलग हो गई थी। छठे छमाही चिट्ठी लिखती रहती। उसी से पता चलता था कि भारतीय परिवार यहाँ वहाँ बिखरे थे। अगर परिवार थे भी तो अत्यधिक व्यस्त। राकेश वीकेंड में छुट्टी मनाने दोस्तों के साथ चला जाता और सोनू अकेली बच्चे के साथ परेशान होती रहती। घर का काम, बच्चे का काम, ऊपर से उसकी स्लिप डिस्क की पीड़ा।
उसे लगता वह वर्षों से इसी तरह से रहती आ रही है। अनगिनत ताने, बेहिसाब उपेक्षा, अपने लोगों से दूर, असहाय, जैसे आकाश में टंगी कोई बदली हो। राकेश ने उसे अपने जीवन से निकाल ही दिया था और छोटी छोटी बातों के अलावा उसके दर्द को लेकर भी वह झुंझलाता रहता था। तेज भागती जिंदगी में अंगों में ठहरा दर्द भी उसे स्वीकार नहीं था। वह क्या करती? जब तक सहन होता काम करती, अन्यथा बिस्तर पर पड़ी वह एक गिलास पानी के लिए तरस जाती थी। बाद में सोनू को लगने लगा था कि यह तो बाहरी कारण था, आंतरिक कारण तो कोई और ही था। फिर भी वह जिम जाकर व्यायाम करती, स्विमिंग करती, योग करती, दर्द निवारक इंजेक्शन लगवाती, पर दर्द था कि कुंडली मारकर बैठा था और राकेश को उसे वापस भेजने का बहाना मिल गया था। उसे अपनी स्वतंत्रता प्यारी थी। उन्होंने सोनू की ससुराल में फोन लगाया। नंबर राकेश का ही था। क्या बात है बेटा, क्यों क्यों अलग रह रही है? वहां ले जाकर आपने ऐसा क्यों किया? यह आप उसी से पूछिए, कहकर राकेश ने फोन रख दिया था। उनको लगा आसमान का कोई टुकड़ा हरहरा कर गिर पड़ा हो। औसन्न सी बैठी रह गईं, हाथ पांव सुन्न हो गए। यह क्या सुन रही हैं? रूप, रंग, बोल चाल, उच्च शिक्षा, किस बात में कम है सोनू? राकेश का व्यवहार यहाँ कुछ और था और वहां एकदम भिन्न। वहां ले जाकर छोड़ दिया मझधार में। उनका मन फड़फड़ा उठा। सामने उड़ती चिड़ियों को देखकर उनका मन कराह उठा। काश मैं पहुंच जाऊं, लेकिन वहां जाने का मतलब था पासपोर्ट, वीजा, पैसों की व्यवस्था। इतना बड़ा धोखा। अपने फायदे के लिए शादी की थी। पलंग पर पांव समेटे बैठी वे जैसे सामने सोनू से बातें कर रही थी। तुम्हारी डोर तो हमसे बंधी है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। डोर तो है, पर कहाँ तक छोड़ती? हाथों का खिलौना बन गया सोनू का भाग्य। पलकें मूंदी तो हल्की सी झपकी लग गई। फ्रॉक पहने 12 साल की लड़की सामने छुपा छुपी खेल रही है। सेब से लाल लाल गाल, 2 चोटियां, आंखों में गहरी चमक। वह चमक विदाई के समय आंसुओं में बह गई थी। उनकी आंखों से कैसे चूक हो गई? क्यों नहीं देख पाई वह बेटी की आत्मा का दर्द? आत्मा पर पड़ा दबाव बढ़ता जा रहा था और कानों में गूंज रहा था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। 100 में लगा धागा, चोर निकलकर भागा। सोनू मेरी बच्ची, वे फफक कर रो पड़ी। चोर निकलकर भागा। सोनू का विश्वास चुराकर ही भागा था राकेश। उस सोनू का जो पापा की लाडली थी, जिसको पापा हाथों पर रखते थे, किसी काम में हाथ नहीं लगाने देते थे कि यही तो उम्र होती है खेलने खाने की, मस्त रहने की। इस छोटी सी उम्र में कैसे गिरस लिया बेटी का हंसता खेलता जीवन? क्या कसूर था उसका? समधी जी से बात करके देखो। एक अंतिम आशा उन्हीं से बंधी थी। हम क्या कर सकते हैं? पति पत्नी के बीच का मामला है। वे पराजित सिपाही की तरह पीठ फेरकर बात करने लगे, दयनीय मुद्रा में। रत्ती भर भी ग्लानि या संताप का भाव नहीं था। झूठी रिरियाहट अलबत्ता थी। धृतराष्ट्र की मूढ़ता, पुत्र प्रेम का भाव। सोनू के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। उसके भविष्य की कोई चिंता न थी, न जिम्मेदारी का कोई बोध। आप जानते हैं ना कि वह कितनी सीधी साधी है। अकेली कैसे रहेगी, कैसे जिएगी? नौकरी का ठिकाना नहीं, बच्चे की जिम्मेदारी अलग। आपसे एक ही अनुरोध है कि राकेश से कहें कि उसे वापस भिजवा दें। बात करने से क्या बनने वाला था? मन में बार बार एक ही बात उठती कि सुलह हो जाएगी, पर गुजरते वक्त के साथ आश्वासन सूखे पत्ते की तरह झरते जा रहे थे और बातें सूखी टहनियों की तरह होती गईं। जितने परिचित थे उनसे संपर्क किया, खबर भिजवाई। सोनू ने चिट्ठी लिखने का आश्वासन दिया था, पर उसने भी चिट्ठी नहीं लिखी थी।
उसका संपर्क सूत्र अब भी राकेश ही था। मैं कोई बात आपसे छुपाना नहीं चाहता। हमारा तलाक होने वाला है। सोनू ने आपसे झूठ बोला, इसमें मेरा क्या दोष? राकेश इतनी बड़ी बात इतने हल्के मुंह से बोल रहा था जैसे संबंध न हो, कच्चा धागा हो। तो सच्चाई यह थी, बात यहां तक पहुंच गई थी। वे बेटों के सामने खड़ी थी। उसे वापस बुलाने का कोई उपाय ढूंढो, उसको वापस लाना जरूरी है। अगर वह नहीं लौटना चाहती तो आप क्यों जोर दे रही हैं? यह फैसला उसी पर छोड़ दो, उसे अपना जीवन जीने दो। आप कब तक हथेली लगाओगी? बेटे की बात सुनकर उनका मन व्यथा से भर गया। वहां उसका क्या भविष्य बनेगा? वे बेटों से पूछ रही थी। यहाँ अपने लोग हैं। अब उनकी एकमात्र चिंता थी टिकट के लिए पैसों की व्यवस्था करना। इस अभियान में वे नितांत अकेली थीं। पुराने जमाने में धरती की कोख में या कोनों में रुपया सोना दबाकर रख दिया जाता था। उन्होंने भी पुरानी संदूकों में पुरानी पोटलियां ढूंढी खोली। पुराने जेवर, सोने चांदी के तार, पिता का बचा हुआ पैसा, सब मिलाकर बमुश्किल टिकट लायक पैसा इकट्ठा कर सकी। हर बार पैसा गिनते हुए, हिसाब लगाते हुए सोनू का चेहरा सामने आ जाता। बस एक बार बेटी वापस आ जाए। सबकी तरह उनका मन नहीं हो सकता, सबकी तरह वे नहीं सोच सकती, नहीं छोड़ सकती बेटी को इतनी बड़ी दुनिया में जो वेगवान नदी की तरह बह रही हो। आप टिकट भिजवा दें, राकेश कह रहा था। बोलते हुए न ग्लानि थी न शर्म, न पुरुष और पति होने का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का ग्लानि भाव। उन्हें याद है, उनके देवर 7 बरस विदेश में रहे थे और देवरानी गांव में। तब न छूटने का भय रहता था न छोड़ने का संदेह। रिश्तों का धागा इतना मजबूत रहता था कि लौटकर आना ही होता था। मगर आज किस रिश्तेदार, किस बात पर, किस भावना पर विश्वास किया जाए? मम्मा, यह क्या किया आपने? सब कुछ खत्म कर दिया होगा। मैं अपना इंतजाम करके आ जाती, सोनू ने सिसकते हुए कहा। बच्चों से बढ़कर क्या होता है बेटी? यही नौकरी कर लेती। ना बेटा ना, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी डोर मुझसे बंधी है। बस तुम एक बार आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम साथ साथ रहेंगे तो एक दूसरे की तकलीफें बांट लेंगे। शेष शब्द आकाश तरंगों के बीच में खो गए थे। उन्होंने आखिरी चीज भी निकालकर सामने रख ली। बेटों से कहा था कि बंबई से सोनू को ले आएं, तो उनका तर्क था कि जब इतनी दूर से आ सकती है तो मुंबई से नहीं आ सकती। उसे अपने आप आने जाने की आदत डालने दो। छोटी बच्ची नहीं है वह। सचमुच वह छोटी बच्ची नहीं है, पर पांव पर खड़े करते करते पता चला कि पांव ही कमजोर हो गए हैं। सो उन्होंने पुश्तों पुरानी चीजों को सबकी आंख बचाकर बाजार में ले जाकर बेच दिया। जानती थी कटौता बहुत कटा है, ऐसी चीजें बार बार बनती भी नहीं हैं। मगर इस समय उन्हें बेटी के आगमन, उसकी सुरक्षा तथा उसके प्रति विश्वास व्यक्त करने से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहा था। कभी किसी ने पूछा तो क्या जवाब देंगी? वह अमानत थी, निशानी थी, परिवार की परंपरा का अंश थी, पर उसके अलावा कोई इतर वस्तु उनके अपने अधिकार में थी भी नहीं। इसलिए उस करधनी को बेचकर वे अकेली ही मुंबई के लिए रवाना हो गईं। उन्हें लग रहा था आसमान में खींची वह अदृश्य डोर धीरे धीरे कम होती जा रही है। वे उसी डोर से बंधी खींची चली जा रही थी, जो डोर कभी नाल के रूप में कटकर भी नहीं कटी थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।